हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के चैप्टर 13 में चल रहा है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें दो मेन पार्ट हमें कवर करने थे, एक तो ऑर्गेनिज्म और दूसरा पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन से और क्या क्या पार्ट्स होते हैं इकोसिस्टम के उन सभी के बारे में, जैसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर्स जो इकोसिस्टम के होते हैं उसमें हमने टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, इन सब के बारे में पढ़ा। और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पहले तो पढ़ा था रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स और दूसरा पढ़ा था अडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ चैप्टर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोटिक कंपोनेंट interact among themselves and also with their physical environment. ठीक है, study about these interactions of living organisms with other living organisms and their physical environment is called ecology. तो इकोलॉजी के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं जिनमें सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। इंडिया में मेजर बायोम कौन कौन से हैं? उन बायोम्स में डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, ये सभी बायोम्स हैं। और ये बायोम्स किस बेसिस पर बनते हैं? एनुअल मीन प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन यहाँ पर कंसिडर करेंगे स्नोफॉल और रेनफॉल दोनों को, कि एक साल में कितना स्नोफॉल और रेनफॉल होता है, और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, इनके बेसिस पर ये बायोम्स बने हैं। बायोम के बाद हमने एबायोटिक फैक्टर्स स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर जो कि ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर की रेंज को टॉलरेट करने के बेसिस पर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पड़े, स्टीनोथर्मल जो नैरो रेंज में सर्वाइव करते हैं और यूरीथर्मल जो वाइड रेंज में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वाटर। वाटर में हमने पढ़ा था स्टीनोहेलाइन और यूरीहेलाइन। जो नैरो रेंज और सोल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव कर पाते हैं वो तो स्टीनोहेलाइन, और जिनको वाइड रेंज चाहिए होती है वो क्या होते हैं? यूरीहेलाइन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था वाटर के बाद लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनिज्म के प्लांट्स के अंदर फोटोपीरियोडिज्म और एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। उसके बाद सोइल से रिलेटेड फैक्टर्स को एडेप्टिव फैक्टर्स बोलते हैं, और सोइल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। तो सोइल की कलर, साइज, टेक्सचर, ग्रेन साइज, परकोलेशन पावर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ह्यूमस, ये सारे ऐसे कंपोनेंट है जो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर किस तरह का फ्लोरा यानी कि वेजिटेशन डेवलप होगा, और उस फ्लोरा या वेजिटेशन के बेसिस पर किस तरह के प्लांट्स वहाँ पर डेवलप होंगे। ये सब चीज़ें डिसाइड करती है सोइल। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। जो भी एबायोटिक फैक्टर उनके लिए ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से रेस्पॉन्ड करती हैं। रेगुलेटर्स वो जो अपनी बॉडी में इंटरनल कंडीशन हमेशा कांस्टेंट रखती हैं, भले बाहर का टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो। कन्फर्मर्स वो जो कि ऑर्गेनिज्म बाहर वाले टेम्परेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट करती है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा तो उनकी बॉडी का भी ज़्यादा हो जाता है, ग्राफ ऐसे सीधा जाता है। ठीक है, और पार्शियल रेगुलेटर जो पहले सीधा और फिर से कांस्टेंट हो जाता है। तो रेगुलेटर्स कांस्टेंट रखने वाले, कन्फर्मर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होने वाले, माइग्रेट एक ऐसा रेस्पॉन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक फैक्टर्स के लिए जिसमें एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए उस प्लेस को छोड़कर किसी और प्लेस पर चली जाती है। जब तक कि यहाँ पर स्ट्रेसफुल कंडीशन रहेंगी वो ऑर्गेनिज्म कहीं और रहती है और फिर वापस से वहीं आती है। इसमें फेमस एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन्स जो कि भरतपुर में आते हैं राजस्थान में। ठीक है, साइबेरिया से राजस्थान। उसके बाद सस्पेंड का मतलब होता है स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, किसी ऑर्गेनिज्म में आ जाना। एनवायरनमेंट में अगर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाए, किसी रीजन से अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाए, तो उन कंडीशन में ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी में ले जाती है, जिससे उनका जेनेटिक मटेरियल तो कंजर्व रहे अनफेवरेबल कंडीशन में और वो ग्रोथ नहीं करती है।
ठीक है। तो इस तरह सस्पेंड में डायपोज, जूप्लैंक्टन में सिस्ट, अमीबा में, एक्सटिवेशन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, हाइबरनेशन पोलर बियर के अंदर, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सस्पेंड में पढ़े। उसके बाद रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर के बाद है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म को उस हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए एबल बनाते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट एनिमल्स, एंटार्क्टिका फिशेज, एलिस रूल हमने पोलर एनिमल्स के लिए पढ़ा था, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में पढ़ा था, डेजर्ट लिजर्ड के बारे में पढ़ा था। ये सारे होने के बाद हमने अभी तक कंप्लीट किया है ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है, पहले बार में समझे व्हाट इज पॉपुलेशन। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया ओवर ए टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इस पर्टिकुलर एरिया में एक ही स्पीसीज के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंडिया में, नीम के प्लांट्स की पॉपुलेशन एक बॉटनिकल गार्डन में, टाइगर्स की पॉपुलेशन एक नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। तो एक स्पीसीज के जो टोटल इंडिविजुअल उस एरिया में रह रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और पॉपुलेशन क्योंकि एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं इसलिए वो मेंबर आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस भी कर सकते हैं स्पीसीज, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। तो इससे अगला जो लेवल होगा वो है कम्युनिटी। वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या फिर ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन में क्या होता है, देखिए एक ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म में हम यहाँ पर जैसे कि डिफरेंस में करूंगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स होता है मेल या फीमेल, लेकिन पॉपुलेशन का क्या होता है, सेक्स रेशियो होता है। कभी भी पॉपुलेशन मेल या फीमेल नहीं होती, पॉपुलेशन का होता है सेक्स रेशियो। किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बर्थ से, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है लेकिन पॉपुलेशन में कभी बर्थ नहीं काउंट होती, बर्थ रेट काउंट होती, बर्थ रेट काउंट होती। उसी तरह ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, पॉपुलेशन में डेथ रेट काउंट होती है, कभी भी डेथ नहीं होती। बर्थ रेट या डेथ रेट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों की बर्थ हुई उस पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम बर्थ रेट और डेथ रेट बोलते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं, ये सेक्स रेशियो होता है। तो ध्यान में ये तीनों चीजें पॉपुलेशन के लिए आती है और ये एक ऑर्गेनिज्म को ही डिनोट करती है। एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, डेथ होती है, वो मेल या फीमेल को छोड़ होती है, लेकिन पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो का बर्थ रेट होगी और डेथ रेट होगी, समझा। तो इनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में बर्थ रेट या डेथ रेट निकालने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक गार्डन में 20 रैट इस ईयर प्रेजेंट है, ठीक है। एक ईयर स्टडी करते हैं, नेक्स्ट ईयर 16 रैट रह जाते हैं। तो बताइए कि डेथ रेट क्या होगा, ठीक है। तो डेथ रेट आप इस तरह से निकालेंगे, 16/1 मतलब 0.8। अब यूनिट को ध्यान से समझे आप, मतलब ये है 20 में से 4 लोग मर गए, बचे 16। तो अब ये डेथ रेट क्या रही, डेथ रेट ये रही 0.8 रैट पर रैट गाय। मतलब
डेथ रेट इस तरह से आएगी कि हर रैट पर 0.8 रैट की डेथ हो गई, ठीक है, पर रैट पर ईयर डायरेक्ट, ठीक है। एक साल में एक रैट पर 0.8 रैट की डेथ हो गई, ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं। उसी तरह एक गार्डन के अंदर ग्रास के प्लांट, मान लीजिए 40 ग्रास के प्लांट हैं, एक ईयर के बाद उन ग्रास के प्लांट का नंबर 80 हो जाता है, तो बताइए बर्थ रेट क्या होगा? तो बर्थ रेट को आप सिंपली लियो फाइनल बाई 2 ग्राम पर ग्राम पर ईयर। एक साल में एक ग्रास के प्लांट से 2 की ओर बर्थ हो गई, इसलिए ये टोटल पॉपुलेशन एक साल के बाद 80 हो जाती है, ठीक है, समझे आप? इसको बोलते हैं हम डेथ रेट और बर्थ रेट, जो कि पॉपुलेशन की एट्रीब्यूट हैं। कभी भी पॉपुलेशन के लिए मेल या फीमेल वर्ड यूज ना करके यूज करते हैं क्या? सेक्स रेशियो। बर्थ या डेथ यूज ना करके यूज करते क्या? बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है। तो ये है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बाद ही कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए 3 टाइप के ग्राफ बनाए गए हैं। इसको आप समझ लें, 3 नंबर का ये बोर्ड में कई बार आता है कि टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन किसी भी एरिया की है, उसको किस तरह से शो करेंगे कि उसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज के लोग ज़्यादा हैं, मतलब बच्चे, या रिप्रोडक्टिव फेज के लोग ज़्यादा हैं, यानी कि यूथ, यंग पीपल, या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के लोग ज़्यादा हैं, यानी कि ओल्ड एज पर्सन। तो एक पॉपुलेशन को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, बच्चे, जवान और बूढ़े। तो उनको जब हम अरेंज करें डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बनते हैं ग्रोथ के कुछ मॉडल। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए किसी पॉपुलेशन के अंदर ये ओल्ड एज पर्सन है, यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले, ये यंग एज पर्सन है, ये 2, ये है रिप्रोडक्टिव फेज वाले, और ये चिल्ड्रन है, यानी हम कह सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। 3 फेज हैं, दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, ओल्ड एज पर्सन, दिस इज रिप्रोडक्टिव फेज, यंग पीपल, एंड दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, चिल्ड्रन। तो 3 अलग अलग जो एज ग्रुप के इंडिविजुअल को मिलेंगे। तो अगर इस तरह का ग्राफ आए जिसमें ये एक्सपेंड होता है, बूढ़ों के बच्चों की तरफ चले तो ये एक्सपेंड होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग, ठीक है। पहला ग्रोथ मॉडल हुआ एक्सपेंडिंग। दूसरा क्या होगा? ये ओल्ड एज पर्सन है, ये यंग एज पर्सन है, और ये चिल्ड्रन है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यंग एज और चिल्ड्रन की पॉपुलेशन लगभग बराबर है,
जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल्स यानी कि ओल्ड एज पीपल वो यहाँ पर भी कम है। तो हम इन दो को भी कंसिडर करें, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव वाले को, अगर वो सेम है तो इसको बोलेंगे स्टैगर्ड। वो बढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे एक्सपेंडिंग। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज यानी कि ओल्ड एज पर्सन, ये है ओल्ड एज पर्सन। उसके बाद यंग एज वाले पर्सन रिप्रोडक्टिव फेज में, और सबसे नीचे चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का अगर पॉपुलेशन यंग एज से कम हो तो ग्रोथ का एटीट्यूड इस तरह से आएगा। इस वाले ग्रोथ मॉडल को हम बोलते हैं डिक्लाइन। ठीक है, तो सिंपल से आप बात समझ लीजिए कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ओल्ड पीपल को हर पॉपुलेशन में कम है, यंग पीपल और जो चिल्ड्रन हैं उनको कंपेयर करके इस तरह के ग्रोथ मॉडल बनते हैं। अगर यंग पीपल से ज़्यादा चिल्ड्रन हुए तो वो एक्सपेंडिंग होगा, यंग पीपल के बराबर ही चिल्ड्रन हुए तो वो स्टेबल होगा, और यंग पीपल से कम यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज से कम हो प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले इंडिविजुअल तो उसको बोलेंगे हम डिक्लाइनिंग मॉडल। समझे आप? ओके, तो यह है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में। समझते चले आप साथ साथ, और नोट जो मैं सेंड करता हूँ वो लिखने तो उनको थोड़ा लिखकर, जब आप लिख रहे होते हैं उस टाइम भी थोड़ा समझ कर लिखने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये दो चीज़ें होती हैं कंप्लीट। उसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया, या फिर बोल दें कि डेंसिटी ऑफ पीपल ऑफ ए स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, या बोल सकते हैं यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। किसी भी एरिया की लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन करने के दो विभिन्न तरीके हैं। क्या क्या? फर्स्ट वे है, अगर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को आप कंपेयर कर रहे हैं तो उनका बायोमास कंपेयर कर लो, जिसका बायोमास ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी पर यूनिट एरिया, या फिर उनका नंबर मेजर। दैट मीन्स मेनली दो क्राइटेरिया हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए, एक तो बायोमास है और दूसरा नंबर का है। ठीक है, बायोमास क्या होता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल वेट, और नंबर क्या होता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के जो उस एरिया में हैं उनका टोटल नंबर क्या है। तो ये क्राइटेरिया हैं, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं। मैं आपको 5 एग्जाम्पल बताता हूँ जो नोट्स में आपको अलग अलग पॉइंट्स के तौर पर एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन इन भरतपुर वेटलैंड। भरतपुर वेटलैंड में मैंने कहा था माइग्रेशन करके साइबेरियन क्रेन्स वहाँ पर आते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने साइबेरियन क्रेन्स हैं तो उनके नंबर के बेसिस पर हम मेजर कर रहे हैं। तो हमें पता लगता है कि लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में उस टाइम पर मिलते हैं जब वो केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में आते हैं साइबेरिया से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइबेरियन क्रेन की पॉपुलेशन डेंसिटी किस एस्पेक्ट में मेजर की? नंबर में या बायोमास में? तो आप लिखेंगे नंबर में, क्योंकि 10 से कम है, ये नंबर है।
सेकंड, बैक्टीरियल कल्चर इन ए लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो कल्चर मीडियम हम डालते हैं कैटेगरी के अंदर, वहां पर बैक्टीरियल कॉलोनी को नंबर को काउंट करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसलिए वहां पर अगर बैक्टीरियल कॉलोनी की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो सबसे अच्छा तरीका है बायोमास मेजर करना। तो यहाँ पर बायोमास क्राइटेरिया होगा टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी। उसी तरह एक फॉरेस्ट में बैनियन ट्री जो बहुत बड़ा होता है, एक बैनियन ट्री है और उसके चारों तरफ 100 के अबाउट पार्थिनियम है, यानी कि पैरट ग्रास है, यानी कि कोम्ब्रेज ग्रास है। एक बैनियन का ट्री है वहां पर और पार्थिनियम की 100 प्लांट है। तो यहाँ पर आप पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने के लिए बायोमास क्राइटेरिया लेने वाले हैं नंबर। अगर नंबर क्राइटेरिया लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बैनियन ट्री तो एक ही है और यहाँ पर पार्थिनियम के प्लांट 100 से भी ज्यादा है, इसलिए बेस्ट क्राइटेरिया यहाँ पर होगा बायोमास। अगर पार्थिनियम के टोटल प्लांट का वेट करें तो भी वो बैनियन ट्री के एक प्लांट के बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पर बैनियन ट्री भले एक ही प्लांट है लेकिन उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पार्थिनियम से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बायोमास क्राइटेरिया रहेगा। उसी तरह एक लेक के अंदर फिशेज की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं वो तरीका है फिशेज पोर्ट पर है। मतलब बार बार जाल फेंक कर देखेंगे तो 2, 4 या 10 बार जाल को फेंक कर देखा तो लगभग एवरेज में कितनी फिशेज ट्रैप हो रही थी, उसका एवरेज निकालकर हम उस लेक की पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है। उसी तरह नेशनल पार्क में टाइगर सेंसस मतलब टाइगर के नंबर पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है और टाइगर सेंसस का क्राइटेरिया क्या लिया जाता है कि कितने टाइगर हैं। तो इनके लिए मेन क्राइटेरिया होता है इनका फीकल पैलेट, इनका जो वेस्ट होता है उसको ये अपनी बाउंड्री पर डिपॉजिट करके जाते हैं कि यहाँ से मेरी बाउंड्री स्टार्ट होती है, या फिर इनके पग मार्क, इनके पैरों के जो निशान हैं उनके बेसिस पर टाइगर सेंसस रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इस एरिया में कितने टाइगर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हीलिंग और नेक्स्ट की पॉपुलेशन को जो डेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए मेथड अलग अलग यूज होता है। किसी में बायोमास का है, किसी में नंबर का है। तो इस तरह से आप पढ़े पॉपुलेशन डेंसिटी को कि एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है एक पर्टिकुलर एरिया में, ये आपको पता होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर इस एरिया में होगी तो उसको 4 मेन फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। 4 मेन फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। नेटिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर, एक ईयर में इस पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स की बर्थ कितनी हो गई उसको बोलते हैं नेटिलिटी। तो जितनी ज्यादा बर्थ होगी पॉपुलेशन की ग्रोथ उतनी ही इंक्रीज होगी, इसकी बात है। ठीक है।
मोर्टेलिटी का अपोजिट है कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड यानी कि एक ईयर में कितनी टोटल डेथ हो गई, वो होती है मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी से पॉपुलेशन की ग्रोथ घटेगी। माइग्रेशन के दो टाइप हैं। अगर उस पॉपुलेशन को माइग्रेट छोड़कर किसी और एरिया में चले जाते हैं तो उस एरिया में पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ घटेगी। इसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। मतलब इस पॉपुलेशन एरिया को छोड़कर कहीं और चले जाना, और ई माइग्रेशन मतलब कहीं और से उस पॉपुलेशन में आ जाना जिससे कि पॉपुलेशन ग्रो बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी। तो चार मेन फैक्टर हैं जिसके बेसिस पर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। n+1 = n0 प्लस b + i - b + p। इसको समझ लीजिए, p+1 टाइम के बाद उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो उसकी जो पॉपुलेशन अब है वो उसमें बर्थ कितनी हुई और इमाइग्रेशन कितना हुआ वो तो ऐड कर दो, और डेथ और इमाइग्रेशन कितना हुआ वो रिमूव कर दो, तो वहाँ की पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, टी टाइम के बाद 100 लोग मान लो 10 बर्थ हो गई, 10 इमाइग्रेंट्स आ गए, तो 20 तो ये बदले, 5 डेथ हो गई तो 5 छोड़कर चले गए तो 10 ये लग गए, तो टोटल मिलाकर 100 ये और 20 में 10 गए तो 10 ये, तो 110 हो जाएगी फाइनल। ठीक है, इस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ अफेक्ट होती है। समझ गए होंगे आप। उसके बाद है ग्रोथ मॉडल कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जब होती है तो ग्राफ किस तरह का आता है। एक ग्राफ की हेल्प से आप इसको कंप्लीटली अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ से नोट करूँ, ग्रोथ मॉडल दो टाइप के होते हैं। ऐसा ग्रोथ मॉडल जो अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज हों तो बनता है उस पॉपुलेशन के लिए, और ऐसा ग्रोथ मॉडल जो तब बनता है जब लिमिटेड रिसोर्स हों फूड और स्पेस के। ठीक है, तो दो ग्रोथ मॉडल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसको आप ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं। ग्रोथ मॉडल पॉपुलेशन के लिए दो टाइप के आते हैं। एक तो इस तरह का ये शेप है, और इस तरह का ग्रोथ मॉडल तब बनेगा जब उस पर्टिकुलर रीजन में फूड और स्पेस की अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड हो। मतलब एक बार जब पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, अनलिमिटेड फूड और स्पेस प्रेजेंट हो तो ये ग्रोथ मॉडल आएगा एक। और अगर लिमिटेड फूड रिसोर्स अवेलेबल हो तो ये ग्रोथ मॉडल आएगा बी। इसको बोलते हैं जे शेप, इसको बोलते हैं एच या सिग्मोइड। ठीक है, मतलब इसमें पॉपुलेशन पहले स्लो बढ़ेगी, फिर बहुत फास्ट बढ़ेगी, और मैक्सिमम पहुंचने के बाद स्टेबल भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस इकोसिस्टम की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है ये फोर कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, के फोर कैरिंग कैपेसिटी। तो टाइम के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी इस तरह से इंक्रीज होगी, जे शेप बने वो अनलिमिटेड को शो करेगा, ध्यान रखना। लेकिन अब एक इकोसिस्टम में इस तरह का कोई भी रीजन नहीं है जहां पर जे शेप ग्रोथ करो हमें मिल पाए। क्यों? क्योंकि फूड स्पेस शेल्टर ये सब लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड नहीं। इसका मतलब जो रियलिस्टिक ग्रोथ करवाएगा वो ये है। ठीक है, दोनों ग्रोथ मॉडल्स में किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को अगर मेजर करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होगा dm/dt = Rm। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरह से बढ़ेगी,
आर होता है रेट, ग्रोथ रेट, और एन होती है इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब जो ये आर है वो होगा बर्थ माइनस डेथ। कितनी बर्थ हुई, उसमें से कितनी डेथ हो गई, तो पर ईयर ग्रोथ रेट है आर और एन इनिशियल पॉपुलेशन। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे रे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न, जो कि अनलिमिटेड फूड रिसोर्स होंगे तो ही होगा, ऐसा रियलिस्टिक होता ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी की कोई चीज़ है कि यहाँ इतने लोग होने के बाद ये उसको सपोर्ट नहीं करेगी, वहाँ पर फॉर्मूला आएगा dm/dt Rn k माइनस n बाई k। यहाँ पर k कैरिंग कैपेसिटी है, r ग्रोथ रेट है, हम इसको इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, नेचुरल इंक्रीज, ये इनिशियल पॉपुलेशन ये टाइम के साथ इंक्रीज होने है। ठीक है, तो दोनों ग्रोथ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है, कई बार आया हुआ है। दोनों ग्रोथ मॉडल उनको सोल्व करने के लिए फॉर्मूले ये सब आपको पता होना है। ठीक है, इसको हम वर्क हल पर ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं, पर ग्रोथ इक्वेशन या ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं। क्लियर है आपको? अनलिमिटेड, लिमिटेड, जैसे सिग्मोइड, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, अनरियलिस्टिक, रियलिस्टिक। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर हमने पॉपुलेशन के बारे में ये सारी चीजें कंप्लीट की हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन मतलब इवोल्यूशन के बारे में, और इवोल्यूशन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने स्टडी की उस साइंटिस्ट का नाम था डार्विन। और डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो थी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव होगा। इसका एक ब्रॉड एस्पेक्ट ये देखा जा सकता है कि ये फिटनेस से किस एस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। इस फिटनेस को बोलते हैं डार्विनियन फिटनेस या फिर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म जितने ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगी उसकी फिटनेस लेवल उतना ही ज़्यादा है, उसके सर्वाइव होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। ठीक है, मतलब द मैक्सिमम कैपेसिटी बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। उसके रिप्रोडक्शन करने की पोटेंशियल कितना है, वो अगर ज़्यादा होगा तो फिटनेस भी ज़्यादा होगी, सर्वाइवल भी ज़्यादा होगी, और पॉपुलेशन की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, लाइफ के वेरिएशन। अब लाइफ के वेरिएशन में ही कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये भी एक्सप्लेन किया गया है क्या ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस का लेवल ये है कि वो सिर्फ पूरे लाइफ में एक बार भी रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस ओनली वंस। एग्जाम्पल है बैम्बू स्पीसीज, हमने पढ़ रखा है पहले भी, वो पूरी लाइफ में एक बार रिप्रोड्यूस करता है। और दूसरा एग्जाम्पल है पैसिफिक सार्डिन फिश। ठीक है, तो इनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस का लेवल यही है बस कि ये पूरे साल में, ये पूरी लाइफ में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी होती हैं जो पूरे लाइफ में बहुत बार रिप्रोड्यूस करती हैं, मैनी टाइम्स दे रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल बर्ड एंड मैमल, बहुत
बार रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सभी ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, वो अलग अलग लेवल की होती है, सबकी सेम नहीं होती। तो कोई एक बार, कोई बहुत ज़्यादा बार, कोई ऐसे होते हैं लार्ज साइज न्यू वन बनाते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लेकिन लेस नंबर में बनाते हैं। नंबर कम होता है, साइज ज़्यादा होता है। इसमें भी एग्जाम्पल बर्ड एंड मैमल्स भी आएगा, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि न्यू वन जो बनाते हैं, नए ऑर्गेनिज्म जो बनाते हैं, वो स्मॉल साइज मोर इन नंबर, छोटे साइज में और नंबर में ज्यादा। एग्जाम्पल है ओयस्टर एंड पेलेजिक फिशेज। इन सभी के एग्जाम्पल आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को ही बोलते हैं आर वैल्यू। जितनी ज्यादा आर वैल्यू होगी, प्रोडक्टिव फिटनेस जितनी ज्यादा, उतना ही रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा, उतने ही ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा, ठीक है। तो ये है लाइफ हिस्ट्री रहेगी के बारे में। यहाँ पर ये पॉपुलेशन का एक और एस्पेक्ट कंप्लीट होता है जो लास्ट है, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। क्या होती है पॉपुलेशन इंटरेक्शन? आप ऐसा मान सकते हैं कि मैंने कहा कि इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, तो वही पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। अब ये इंटरेक्शन हो सकता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच इस तरह का हो कि दोनों का फायदा हो। हम इस तरह मान सकते हैं, अगर ऑर्गेनिज्म इस तरह से इंटरेक्ट करें कि किसी को बेनिफिशियल इफेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे समझे कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कर रही है, लेकिन उसका इफेक्ट हार्मफुल हो रहा है उसका, तो हम उसको शो करेंगे माइनस सिंबल से, और इफेक्ट होगा एक्सीडेंटल, ठीक है। और तीसरा, ऑर्गेनिज्म इस तरह से इंटरेक्ट करें कि एक को फायदा या नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरी अनअफेक्टेड है, तो वहां पर सिंबल आएगा यानी कि न्यूट्रल, ठीक है। ब्रॉड एस्पेक्ट में ये कहा जा सकता है कि एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज होती हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं, और इंटरैक्शन से वो जो इंटरैक्शन है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, म्यूचुअलिज्म, जिसको हम सिम्बायोसिस भी बोलते हैं, इसमें दो स्पीसीज एक दूसरे से इस तरह से इंटरेक्ट करती हैं कि स्पीसीज ए को भी बेनिफिट है तो स्पीसीज बी को भी बेनिफिट है। तो ऐसे टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन इकोसिस्टम में जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज एक दूसरे पर बेनिफिशियल इफेक्ट रखती हैं, उसको हम बोलते हैं, समझा। और प्रीडेशन क्या होगा? जिसमें एक को पॉजिटिव है दूसरे को नेगेटिव है। प्रीडेटर प्रे को मारकर खाएगा, लॉयन एक डियर को मार के खाएगा, तो डियर के लिए तो नेगेटिव है, लॉयन को फूड मिल गया, तो इस तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? प्रीडेशन। और इसी तरह की पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है? पैरासाइट। इसमें भी ऐसे ही होता है, जो होस्ट होता है जिसकी बॉडी पर पैरासाइट है उसको तो है नेगेटिव है, और पैरासाइट को शेल्टर फूड सब कुछ मिल रहा है तो वो है पॉजिटिव है, ठीक है। उसके अलावा जिसमें दोनों को ही नुकसान है वो होता है कॉम्पिटिटिव। ऐसे इंटरेक्शन जिसमें दोनों इंटरेक्टिव स्पीसीज को कुछ न कुछ डिसएडवांटेज है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में तो एक जीत जाएगी, तो शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान हो। एक नया है कम्युनिज्म, जिसमें दो स्पीसीज इस
इस तरह से इंटरेक्ट करें कि एक को तो एडवांटेज हो और दूसरे को ना एडवांटेज होता है ना कोई लॉस होता है। इस तरह के इंटरेक्शन भी है पॉपुलेशन में। एक बड़ी सी व्हेल जब एक से दूसरे प्लेस को विजिट करती है तो कई किलोमीटर तक वो दो स्विम करती हुई जाती है। उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल तो वैसे ही बैठ के चले जाते हैं, ना व्हेल को पता लगता है। तो व्हेल तो यहाँ पर ओबीसी हो, उसके लिए कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, लेकिन उसके ऊपर बैठकर तो एनिमल चले गए फूड की सर्च में और उनको वहाँ फूड मिल गया, वो उनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट हो। समझे? एक और एग्जाम्पल, जो कैटल ग्रास लैंड में चरते हैं, गाय भैंस चरती हैं, उनके पैरों के पास बगुले चलते रहते हैं, चिड़िया और बगुले चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस इंटरेक्शन का एडवांटेज है। गाय या भैंस चल रही है, उसके पैर से मिट्टी कूद रही है तो कीड़े बाहर आ रहे हैं, उन कीड़ों को वो बर्ड खा रहे हैं, तो बर्ड के लिए पॉजिटिव है, गाय और भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल, समझे? और ऐसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक का नुकसान है और दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। फिर से सोचे गाय भैंस और उन कीड़ों के बारे में जो सोइल में छुपे हुए थे। उन कीड़ों के लिए तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि उनको खा लिया गया, गाय भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है अमेंसिलिज्म का ये एक एग्जाम्पल एंटीबायोटिक भी है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वो किसी को कुछ नहीं कर रहा। पेनिसिलियम जो फंगस है वो एंटीबायोटिक सिक्रीट करके उसको मार रही है, तो बैक्टीरिया के लिए तो डेट्रीमेंटल हो गया, पेनिसिलियम को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम अमेंसिलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का टेस्ट हुआ, अच्छे से आप रिवाइज करके नोट्स को लिखें। ये टेबल तक आपको नोट्स में सेंड करूँगा, वो आपको बनाने हैं। अब इनको डिटेल में अगले लेक्चर में करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में। तो अच्छे से इनको, इनका मतलब और एक एक एग्जाम्पल माइंड में जरूर होते हैं। ये लाइकेन एग्जाम्पल आ जाएगा, ये टाइगर और डियर आ जाएगा, ये प्लाज्मोडियम और ह्यूमन आ जाएगा। ये कंपटीशन में दो डॉग आ जाएंगे जो फूड के लिए झगड़ते हैं। कमेंसलिज्म में व्हेल और स्मॉल एनिमल, और अमेंसिलिज्म में पेनिसिलियम और बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ तक का वर्क कंप्लीट करें। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से भी शुरू करेंगे, कहाँ से? डिटेल। ओके, थैंक यू।